जिसने प्रेम किया उसी ने धोखा दिया। जिसे रानी समझा वो सत्ता की प्यासी निकली, और जिसे वफादार माना वही सबसे बड़ा गुनहगार था। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। हर दिशा में हरे भरे खेत, सुनहरी फसलें और खुशहाल प्रजा। राजमहल संगमरमर से बना हुआ था और उसकी ऊंची दीवारों से सूरज की किरणें टकराकर पूरे नगर को रोशन कर देती थीं। इस राज्य के राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय, परिश्रमी और प्रजावत्सल शासक थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनकी रानी का नाम था रूपलेखा, अनुपम सौंदर्य की धनी, परंतु हृदय से कठोर। उसकी सुंदरता का जितना बखान किया जाता, उसका घमंड भी उतना ही प्रसिद्ध था। वह अपने सौंदर्य पर अभिमान करती और दरबार से लेकर दासियों तक हर किसी को अपने पैरों की धूल समझती। राजा वीरेंद्र ने प्रेमवश रानी रूपलेखा को बहुत मान दिया था, मगर धीरे धीरे राज्य की खास बातें, मंत्रणा सभा की गोपनीयताएं, यहां तक कि दंड विधान में भी रानी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। समस्या सिर्फ घमंड की नहीं थी। रानी रूपलेखा का व्यवहार भी संदिग्ध होता जा रहा था। वह रातों में अक्सर अपने कक्ष से बाहर निकलती, महल के एक विशेष हिस्से में जाती, जहां न तो दासियां जाती न ही कोई प्रहरी ठहरता। राजा को कभी कभी यह चिंता सताने लगी थी, क्या मेरी रानी मेरे विश्वास के योग्य है? लेकिन राजाओं की तरह वह अपने कर्तव्य में बंधा था। देश की सुरक्षा, न्याय का पालन और धर्म की मर्यादा। राज्य के अंधेरे कोनों में धीरे धीरे एक बड़ा रहस्य आकार ले रहा था। राजा वीरेंद्र के राज्य में जहां प्रजा सुखी थी, वहीं राजमहल के भीतर एक अलग ही सत्ता चलती थी, रानी रूपलेखा की सत्ता। यदि राज्य का कोई भी नागरिक इवन छोटी सी भूल कर देता, तो उसे रानी के आदेश पर ऐसी कठोर सजा मिलती कि पूरा नगर कांप उठता। कभी किसी किसान की गाय महल के बगीचे में घुस जाए तो गाय के साथ साथ किसान को भी कोड़े लगते। कभी किसी दासी की नजर रानी पर गलती से पड़ जाए तो उसे अंधेरे कक्ष में बंद कर दिया जाता। रानी की आज्ञा ही राज्य की मर्यादा है। यह बात धीरे धीरे सबके दिल में डर की तरह बैठ गई थी। दूसरी ओर राजा वीरेंद्र, जो न्याय और सहिष्णुता के प्रतीक थे, अब राजमहल में बस एक औपचारिक चेहरा बनकर रह गए थे। रानी न तो राजा की बातों को महत्व देती, न ही उनके आदेशों को। जब कभी राजा उसे समझाने का प्रयास करते तो वह व्यंग्य में हंसती, आप प्रजा से प्रेम करते हैं और मैं राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखती हूं। यह महल भावनाओं से नहीं, अनुशासन से चलता है। राजा को भीतर ही भीतर पीड़ा होती थी। कभी कभी वह रात को अपनी तलवार को निहारते हुए सोचते, जिस तलवार से मैंने शत्रु पर विजय पाई, क्या उसी से मुझे अब अपने ही महल की परछाइयों से लड़ना होगा? लेकिन वे चुप थे। शायद सही समय का इंतजार कर रहे थे, या शायद उन्हें अब भी उम्मीद थी कि रूपलेखा बदल जाएगी। पर उन्हें नहीं पता था, रूपलेखा की क्रूरता और अवज्ञा अभी शुरू हुई थी। उसका अंधकार और गहराने वाला था। समय बीतता गया और राजमहल में रानी रूपलेखा का व्यवहार और भी अनियंत्रित होता गया। उसके घमंड और तानाशाही के अलावा अब एक और रहस्य भी धीरे धीरे सामने आ रहा था, रानी का एक गुप्त संबंध। महल में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति था मंत्री सूरजमल। वह एक तेज तर्रार और चालाक व्यक्ति था जो रानी के आसपास रहता था। सूरजमल के मन में भी रानी के लिए एक गहरी आकर्षण था और वह रानी के प्रति अपनी भावनाओं को दबाए रखने में कामयाब था। लेकिन धीरे धीरे ये भावनाएं उस पर हावी होने लगीं। राजमहल में दिन भर की राजनीति, कूटनीति और रणनीतियां खत्म होने के बाद रात के सन्नाटे में रानी और मंत्री का मिलना एक सामान्य बात हो गई। रानी की महलों में साजिशें और योजनाएं अब मंत्री सूरजमल के साथ साझा होती। इन मुलाकातों में केवल सत्ता का खेल ही नहीं, बल्कि रानी और मंत्री के बीच एक गहरे और रोमांटिक संबंध का जन्म हुआ। हर मुलाकात में रानी का दिल सूरजमल के प्रति अपनी वासना और आकर्षण को महसूस करती थी, और सूरजमल भी रानी की मर्जी से बाहर न जाने का नाटक करता, हालांकि वह भी रानी के आकर्षण में पूरी तरह बंध चुका था। संध्या के समय जब रानी अपनी कक्षों में अकेली होती तो सूरजमल का कदम महल के भीतर चुपचाप पहुंचता। दोनों अक्सर बागीचे में, महल की एकांत जगहों पर अपने प्यार का इजहार करते और एक दूसरे में खो जाते।
रानी की हर इच्छा मंत्री के लिए आदेश बन जाती और मंत्री अपनी चतुराई से रानी को राजमहल की सत्ता में और अधिक गहरा बनाता। राजा वीरेंद्र अब तक कुछ भी महसूस नहीं कर पाए थे। वह अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे और उन्हें यह आभास नहीं था कि उनका सबसे विश्वस्त मंत्री और उनकी पत्नी दोनों मिलकर उनके सामने एक अंधेरे खेल खेल रहे थे। लेकिन वह रात कुछ अलग थी। रानी रूपलेखा और मंत्री सूरजमल की मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे कोई नहीं जानता था। वह मुलाकात राजा वीरेंद्र की आंखों के सामने हो गई थी। सभी पर्दे गिर गए थे। राजमहल में अंधकार का साम्राज्य धीरे धीरे फैलने लगा था। रानी रूपलेखा और मंत्री सूरजमल का संबंध अब केवल प्रेम का नहीं बल्कि सत्ता की हवस और अपराध का रूप ले चुका था। दोनों मिलकर एक बड़ा और खतरनाक प्लान बना रहे थे जिससे न केवल उनका व्यक्तिगत प्रेम कायम रहे बल्कि राज्य की पूरी सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। रानी रूपलेखा ने मंत्री से कहा, राजा वीरेंद्र अब मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। उसकी निष्कलंक छवि और न्यायप्रियता हमें कभी भी राज्य में पूरी तरह से नियंत्रण नहीं करने देगी। हमें उसे समाप्त करना होगा। मंत्री सूरजमल, जो हमेशा से ही सत्ता के लालच में था, ने रानी की बातों से पूरी तरह सहमति जताई। उसकी चतुराई ने उसे रानी के साथ मिलकर इस खतरनाक खेल को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। मंत्री सूरजमल ने रानी को विश्वास दिलाया कि यदि वे राजा को हटा देंगे तो राज्य की पूरी संपत्ति, उसकी सेना और शक्ति उनकी हो जाएगी। साथ ही वे दोनों एक नए राजतंत्र की नींव रखेंगे जिसमें सिर्फ उनका ही शासन होगा। रानी और मंत्री ने एक रात को चुना। वह रात जब राजा वीरेंद्र महल के बाहरी कक्ष में गहरी नींद में सोते थे और तभी उस नींद को हमेशा के लिए समाप्त करने का संकल्प लिया गया। रानी रूपलेखा ने राजा को अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में उस रात कुछ और ही चमक थी। जब राजा वीरेंद्र अपने कमरे में सो रहे थे तब मंत्री सूरजमल चुपके से महल में घुस आया। उसने रानी के साथ मिलकर राजा के सोते समय उसकी गर्दन पर एक कड़ा वार किया। राजा वीरेंद्र की गर्दन पर सूरजमल का खंजर चला और वह एक दर्दनाक चीख के साथ अपनी अंतिम सांसें लेता हुआ गिर पड़ा। रानी रूपलेखा ने अपने प्रिय मंत्री सूरजमल के साथ मिलकर राजा वीरेंद्र की हत्या को अंजाम दिया। वह अपने सशक्त और भव्य महल में अब पूरी तरह से रानी के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन इस खौफनाक हत्या के बाद एक भयावह शांतिपूर्ण अंधकार महल में छा गया। राजा वीरेंद्र की मृत्यु ने राज्य के वातावरण को अराजकता की ओर धकेल दिया। रानी रूपलेखा और मंत्री सूरजमल का सपना अब हकीकत बन चुका था। लेकिन क्या उन्होंने सोचा था कि उनकी यह रक्तम योजना किस नए तूफान को जन्म देगी? राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद राज्य में जो आंधी चली थी वह अब शांत हो चुकी थी। रानी रूपलेखा और मंत्री सूरजमल का सपना साकार हुआ और रानी ने राज्य की पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। लेकिन मंत्री सूरजमल का असली मकसद कभी भी रानी का प्यार नहीं था। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राज्य की शक्ति थी। उसने रानी को धोखा देने की योजना पहले से ही तैयार कर रखी थी। राज्य के शासन की बागडोर अब पूरी तरह से सूरजमल के हाथ में थी और रानी रूपलेखा का महत्व उसकी नजरों में सिर्फ एक उपयोगी चेहरा बनकर रह गया था। मंत्री सूरजमल जानता था कि रानी का जिंदा रहना उसकी सत्ता के लिए एक खतरा बन सकता है, क्योंकि रानी की कठोरता और क्रूरता के कारण बहुत से शाही दरबारियों और प्रजाओं में उसका डर था। यदि रानी का अस्तित्व बना रहा तो वह कभी भी उसकी सत्ता को चुनौती दे सकती थी। एक दिन मंत्री सूरजमल ने रानी को बुलाया और उसकी आंखों में छिपे धोखे की झलक साफ देखी। उसने रानी से कहा, आपकी सत्ता अब खत्म हो चुकी है। मुझे अपने लिए राज्य की पूरी शक्ति चाहिए और आप अब मेरे रास्ते में एक रुकावट बन चुकी हैं। रानी की आंखों में घृणा और गुस्सा था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि सूरजमल ने इतने दिनों तक उस पर काबू कैसे पाया। वह पहले से ही योजना बना चुका था कि कैसे रानी को पूरी तरह से नष्ट किया जाए। सूरजमल ने रानी को पकड़ने के लिए एक साजिश रची। रानी को महल के एक कमरे में बंद कर दिया गया और जब वह किसी भी प्रकार से बचाव के लिए बाहर आई तो उसे पकड़ लिया गया।
रानी रूपलेखा को कारागार में डाल दिया गया और मंत्री सूरजमल ने राज्य की सारी सत्ता पर कब्जा कर लिया। सूरजमल अब केवल मंत्री नहीं रहा, बल्कि राज्य का सम्राट बन चुका था। महल के अंदर और बाहर उसकी सत्ता का प्रभाव फैल चुका था। रानी रूपलेखा के लिए यह सब एक बुरा सपना बन गया। उसे अब उसी महल की काल कोठरी में कैद कर दिया गया था, जिस महल में वह कभी राज्य की साम्राज्य थी। उसकी क्रूरता अब खुद उसके ही खिलाफ हो रही थी। मंत्री सूरजमल ने राज्य की सत्ता पर काबिज होने के बाद अपने असली रूप को पूरी तरह से उजागर करना शुरू कर दिया। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था और उसकी ताकत बढ़ते बढ़ते असीमित हो गई। राजमहल, जो पहले न्याय और शांति का प्रतीक हुआ करता था, अब डर और आतंक से भर गया था। सूरजमल की क्रूरता के काले बादल महल में हर जगह फैले हुए थे। हर दिन नए किस्से सामने आते थे। मंत्री सूरजमल महल की दासियों के साथ बुरी तरह से पेश आता था, बल्कि उन्हें मार डालता भी था। दासियों को अपनी शक्ति दिखाने और डराने के लिए वह उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता, और यदि वे विरोध करतीं तो उन्हें निर्दयता से हत्या करवा देता। उनका शरीर महल के अंधेरे कोनों में या बगीचे में फेंक दिया जाता और किसी को उनके बारे में सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं होती। महल की गलियां, जो पहले गूंजती थीं हंसी खुशी से, अब चुप थीं। हर किसी की आंखों में डर और चुप्पी थी। वह मंत्री, जो कभी राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार हुआ करता था, अब अपनी तानाशाही और हवस में पूरी तरह डूब चुका था। उसने हर किसी को अपने पैरों तले कुचल दिया था और उसकी आंखों में कोई मानवता नहीं बची थी। महल में किसी ने भी अब सूरजमल के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। रानी रूपलेखा, जो अब कारागार में थी, और मंत्री सूरजमल, जो अब राज्य का स्वामी था, दोनों का शासन भय और आतंक की नींव पर खड़ा था। लेकिन क्या राज्य में इस अंधकार से उबरने का कोई रास्ता था? किसी ने सोचा था कि राज्य और उसकी प्रजा की बदहाली कब तक चलेगी, या फिर कोई ऐसा होगा जो इस तानाशाही को खत्म करेगा। रानी रूपलेखा, जो अब कारागार में बंद थी, उसकी आत्मा और मन में बदले की आग जल रही थी। महल में उसकी शक्ति और अधिकार छिन गए थे और मंत्री सूरजमल की क्रूरता के चलते उसने अब अपने अस्तित्व को खतरे में महसूस किया। लेकिन रानी का आत्मबल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने कमरे में बैठकर रातों को जागते हुए अपनी योजना बनाई। उसने महल के कुछ वफादार सैनिकों को जोड़ा, जो मंत्री सूरजमल के शासन से थक चुके थे और उसकी क्रूरता के खिलाफ थे। रानी ने एक पुरानी गुप्त संचार प्रणाली का इस्तेमाल किया और पास के राज्य के राजा विक्रम से संपर्क किया, जो राज्य में हो रही इस तानाशाही से नाराज था। राजा विक्रम, जो खुद एक न्यायप्रिय और महान शासक था, रानी के साथ मिलकर सूरजमल के खिलाफ एक गठबंधन बनाने के लिए तैयार हो गया। एक रात जब मंत्री सूरजमल अपने महल में गहरी नींद में सो रहा था, रानी रूपलेखा और उसके सैनिकों ने उसके कक्ष पर हमला कर दिया। राजा विक्रम के सेनापतियों ने मदद की और एक बड़े युद्ध के बाद सूरजमल को पद से हटा दिया गया। सूरजमल की सत्ता खत्म हो गई और रानी रूपलेखा को उसकी खोई हुई सत्ता वापस मिल गई। मंत्री सूरजमल को महल से बाहर निकाल दिया गया और उसे बंदी बना लिया गया। रानी ने उसे कारागार में डलवा दिया, जहां अब उसकी क्रूरता का कोई असर नहीं था। लेकिन रानी रूपलेखा की जीत पूरी नहीं हुई। राज्य में वापस लौटते ही रानी को एक और कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। राज्य की प्रजा, जो उसकी क्रूरता और तानाशाही से डरती थी, अब उसे कभी भी अपना रानी मानने के लिए तैयार नहीं थी। राज्य के लोग यह नहीं भूल पाए थे कि रानी ने कभी अपने पति राजा वीरेंद्र की हत्या करवा दी थी और बाद में उसने मंत्री सूरजमल की तरह ही आतंक फैलाया था। रानी ने कोशिश की वह प्रजा को समझा सके कि उसने अब सब कुछ बदल दिया है और वह एक अच्छा शासन लाएगी, लेकिन लोगों का दिल बहुत समय से ठंडा हो चुका था। राज्य के प्रमुख और दरबारी, जिनकी आंखों में रानी के प्रति गहरी नफरत और अविश्वास था, उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। हम कभी उसे रानी नहीं मान सकते, ये शब्द हर जुबान पर थे। राज्य में उथल पुथल मच गई। लोग रानी के खिलाफ हो गए थे और प्रजा के दिलों में उसकी छवि अब कभी भी साफ नहीं हो सकती थी। रानी रूपलेखा के सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। राज्य
के लोगों का विश्वास जीतना। उसने पूरी तरह से समझ लिया था कि केवल सत्ता के बल पर वह कभी भी प्रजा के दिलों में स्थान नहीं पा सकती। वह अब अपनी गलतियों को सुधारने और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। राज्य में दमन, आतंक और क्रूरता का लंबा इतिहास रहा था और रानी की छवि एक तानाशाह की बन चुकी थी। लोगों का दिल जीतने के लिए उसे सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि दया, समझ और संवेदनशीलता की आवश्यकता थी। रानी ने सबसे पहले महल की दीवारों को तोड़कर राज्य के गरीब और पीड़ित लोगों के लिए काम करना शुरू किया। उसने आदेश दिया कि राज्य के हर कोने में भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। शिक्षा और न्याय का प्रसार। रानी ने राज्य के बच्चों के लिए स्कूल खोले और महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में कदम उठाए। उसने उन सभी कानूनों को खत्म किया जो राज्य के गरीब और वंचित वर्ग को कुचलने का काम करते थे। राज्य में कई ऐसे मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी पुनर्निर्मित किया गया जिनकी उपेक्षा मंत्री सूरजमल के शासन में की गई थी। रानी ने यह सुनिश्चित किया कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले, जिससे राज्य का सामाजिक और मानसिक उत्थान हो सके। सभी की भलाई के लिए प्रयास। रानी ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य की सेना केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करे। उसने सार्वजनिक न्यायालयों की स्थापना की और हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया। राज्य में जल आपूर्ति, सड़कें और कृषि में सुधार करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। रानी ने खुद खेतों में जाकर किसानों से उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें बेहतर तकनीक और समर्थन देने का वादा किया। राज्य की प्रजा का दिल जीतना। समय के साथ लोग रानी के कार्यों और समर्पण को देख रहे थे। रानी ने यह साबित किया कि वह केवल अपनी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राज्य और उसकी प्रजा के हित में काम करने के लिए तैयार है। उसने अपने दिल में एक सच्ची प्रेम और सेवा की भावना विकसित की थी। धीरे धीरे लोग उसकी मदद को स्वीकारने लगे और रानी के प्रति उनके दिलों में सम्मान पैदा होने लगा। हर दिन लोग उसके दरबार में आकर अपनी समस्याएं साझा करने लगे और रानी का नाम फिर से सम्मान से लिया जाने लगा। राज्य में रानी रूपलेखा की छवि अब एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासिका के रूप में बदल चुकी थी। लोगों ने समझ लिया था कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, परिवर्तन की क्षमता रखता है। रानी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकता है। रानी रूपलेखा ने अपनी क्रूरता और सत्ता के लालच को छोड़कर राज्य के लोगों की भलाई के लिए दिल से काम किया। उसने यह साबित किया कि जो व्यक्ति अपने गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की इच्छा रखता है, वह कभी भी अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकता है। रानी का परिवर्तन और उसके द्वारा किए गए कार्य यह दर्शाते हैं कि एक इंसान में परिवर्तन की अपार शक्ति होती है, अगर उसकी नीयत सही हो और उसका उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए हो। उसने यह भी समझा कि सच्ची ताकत केवल उस पर नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में होती है जिनका वह नेतृत्व करता है। जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। रानी ने यह सिद्ध किया कि प्रेम, समर्पण और ईमानदारी से हम अपनी खोई हुई इज्जत और विश्वास फिर से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में अब खुशहाली थी और रानी रूपलेखा की शक्ति और न्यायप्रियता के कारण राज्य न केवल अपने पुराने गौरव को वापस पा चुका था, बल्कि एक आदर्श बन गया था जिसे अन्य राज्य भी अनुसरण करना चाहते थे। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, हम खुद को और समाज को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। असल शक्ति कभी भी शारीरिक बल में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सही दिशा में किए गए प्रयास और दूसरों के भले के लिए उठाए गए कदमों में होती है। और इस तरह रानी रूपलेखा ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ली और राज्य में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखें। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे, जय।